दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है यक्ष लोक की राजकुमारी पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, राज स्टोरी का फोल्डर उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। उसका रोना गिड़गिड़ाना सुनकर सन्यासी ने अपने नेत्र खोले। वत्स, नासवान चीजों के लिए इतना मोह अच्छा नहीं है। तुम युवा हो, परिश्रमी हो, और तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा गुण यह है कि तुम प्रेम करना जानते हो। इस मर्द पत्नी का साथ छोड़ो और वापस लौट जाओ। तुमसे तो कोई भी लड़की विवाह कर सकती है। बाबा, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं दूसरा विवाह कदापि नहीं करूंगा। मैं रामेश्वरी के बिना जीवित नहीं रहूंगा। यदि आपने रामेश्वरी को जीवित नहीं किया तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर प्राण त्याग दूंगा। सन्यासी ने उसे लाख समझाया, लेकिन हरिया पर उसके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। तब हार कर उन्होंने कहा, खैर तुम यदि नहीं मानते हो तो तुम अपने खून की 3 बूंदें अपनी पत्नी के शव के मुंह में डाल दो। तुम्हारे खून की 3 बूंदों से तुम्हारी पत्नी जीवित हो उठेगी। याद रखना, तुम्हारे खून की 3 बूंदें जब तक तुम्हारी पत्नी के शरीर में रहेगी तभी तक वह जीवित रहेगी। हरिया ने तत्काल अपनी उंगली में एक कांटा चुभाया और खून की 3 बूंदें मत पड़ी रामेश्वरी के मुंह में टपका दी। अगले पल रामेश्वरी जीवित होकर बैठ गई। ओह रामेश्वरी, तुम जीवित हो गई। हाँ स्वामी। सन्यासी को प्रणाम कर दोनों पहाड़ से उतरकर नदी के तट पर आए। वहां पर नाव अब भी खड़ी थी। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की। नदी पार करते ही रामेश्वरी हरिया से बोली, स्वामी मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है। ठीक है, तुम यहीं नदी के तट पर ठहरो। मैं पास के गांव में जाकर तुम्हारे और अपने लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। उसे वहीं छोड़कर हरिया गांव की ओर चला गया। हरिया के जाने के कुछ देर बाद एक नाव तट पर आकर लगी। उसमें लालपुर गांव का जमींदार नरसिंह बैठा हुआ था। नाव से उतरकर जैसे नरसिंह रामेश्वरी के पास से गुजरा, ओह इतनी सुंदर स्त्री। नरसिंह ठिठक कर खड़ा हो गया और एक आकर रामेश्वरी को देखने लगा। उसे अपनी ओर इस प्रकार देखते हुए पाकर रामेश्वरी हड़बड़ाकर बोली, कौन हो तुम? इस प्रकार मेरी ओर क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम कितनी सुंदर हो। तुम जो भी हो बहुत ही सुंदर हो। मैं लालपुर गांव का जमींदार नरसिंह हूँ। यदि तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर लो तो मैं तुम्हें सोने चांदी से लाद दूंगा। दास दासी हर समय तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहेंगी। नरसिंह की बात सुनकर रामेश्वरी सोच में पड़ गई। हरिया ने मुझे गरीब या सिवा और दिया ही क्या है? मुझे इस धनवान आदमी का प्रस्ताव मान लेना चाहिए। यह मुझे निश्चय राजरानी बनाकर रखेगा। आज जो सुख वैभव स्वामी मेरे सामने खड़ा गिड़गिड़ा रहा है, उसे मुझे ठोकर नहीं मारनी चाहिए। मन ही मन यह निर्णय कर रामेश्वरी उठी और चुपचाप नरसिंह का हाथ पकड़कर उसके साथ साथ चल दी। कुछ देर बाद ही खाने का सामान लेकर हरिया वापस लौटा। अरे रामेश्वरी तो यहाँ नहीं है, कहाँ जा सकती है वह? इतने कहानी सुनाने के पश्चात राजकुमारी यामिनी चंद्रसेन से बोली, मुझे जितनी कहानी सुनाई थी वह मैं सुना चुकी। अब तुमको मेरी अधूरी कहानी पूरी करनी है। यह सुनकर चंद्रसेन सोच में डूब गया। वह मन ही मन कहानी का ताना बाना बुनने लगा, फिर कुछ सोचकर बोला, राजकुमार जी अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। नदी के तट पर वापस आकर जब हरिया ने रामेश्वर को वहां नहीं पाया तो वह पास ही टूटी हुई नाव को ठीक करते हुए बूढ़े के पास जाकर बोला, बाबा कुछ देर पहले मैं अपनी पत्नी को उस पेड़ के नीचे छोड़कर गया था। अब वह वहां पर नहीं है। क्या तुम उसके विषय में मुझे कुछ बता सकते हो? बेटा, कुछ देर पहले मैंने उसे लालपुर के जमींदार नरसिंह के साथ जाते हुए देखा है। यह सुनकर रिया सोच में पड़ गया। जब उसके कुछ समझ में नहीं आया तो उसने सोचा, रामेश्वरी लालपुर के जमींदार के साथ मुझसे बिना पूछे क्यों चलेगी? क्या लालपुर का जमींदार उसका पूर्व परिचित था? मुझे जमींदार के यहाँ पहुंचकर स्वयं इस बारे में रामेश्वरी से पूछताछ करनी चाहिए। वह उसी समय लालपुर की ओर चल दिया। लालपुर पहुंचकर वह जमींदार नरसिंह से बोला, जमींदार जी क्या आपके साथ मेरी पत्नी रामेश्वरी यहाँ आई है? वो तो वह तुम्हारी पत्नी थी। युवक, बीती बातें भूल जाओ। रामेश्वरी अब तुम्हारी पत्नी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। यह कैसे हो सकता है? मैं रामेश्वरी का पति हूं, मैं सच कह रहा हूँ। अभी सच झूठ का फैसला हुआ जाता है। मैं रामेश्वरी को अभी यहाँ पर बुलाता हूँ। जमींदार ने रामेश्वरी को बुलाने एक सेवक को घर में भेज दिया। कुछ देर बाद आभूषणों से लदी रामेश्वरी हरिया के सामने खड़ी थी। रामेश्वरी, जमींदार साहब जो कह रहे हैं क्या वह सच है?
हाँ रिया, मैं तुम्हारी नहीं बल्कि जमींदार नरसिंह की पत्नी हूँ। रामेश्वरी, तुम इतनी चरित्रहीन होगी यह तो मैं सपन में भी नहीं सोच सकता था। दौलत ने तुम्हें अंधा बना दिया है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हें पुनः जीवित करने के लिए मैं तुम्हारे शव को लेकर कहाँ कहाँ भटका था। वह तुम्हारा फर्ज था। और तुम्हारा फर्ज क्या है वह मुझसे मत पूछो रिया, और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। रामेश्वर की फटकार सुनकर रिया स्तब्ध सा खड़ा रह गया। कुछ सोचकर वह उससे बोला, ठीक है रामेश्वरी, तुम्हें यदि जमींदार के पास ही रहकर सुख मिलता है तो शौक से रहो, पर मेरी अमानत मुझे वापस लौटा दो। अमानत? कौन सी अमानत? मेरे खून की 3 बूंदे लौटा दो, बस, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वाह रिया, मांगा भी तो क्या मांगा। यह कहकर रामेश्वरी ने दांतों से उंगली में घाव किया और लो अपने रक्त की 3 बूंदे। जैसे ही रक्त की तीसरी बूंद रिया की हथेली पर पड़ी, आह! अरे! रामेश्वरी निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वह मर चुकी थी। तब रिया लौटकर वापस सन्यासी के पास पहुंचा। बाबा, आपने मुझे लाख समझाया पर मैंने आपकी एक न मानी। अब मेरी आंखों पर छाया प्रेम का जाल हट चुका है। अब मैं यहीं पर रहकर तपस्या करूंगा। रिया हिमालय पर्वत पर ही रहकर तपस्या करने लगा। जैसे कहानी पूरी करके चंद्रसेन चुप हुआ। वाह चंद्रसेन वाह, मैं मान गई तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। तुमने बहुत खूबसूरती से मेरी अधूरी कहानी को पूरा किया है। तुम शर्त जीत गए। उसी दिन यामिनी और चंद्रसेन का विवाह खूब धूमधाम से हो गया। विवाह के पश्चात चंद्रसेन दिवाकर व राजा यक्षसेन से विदा ले नवरंगपुर वापस लौट पड़ा। चंद्रसेन यामिनी और माँ के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब वह यामिनी के साथ अपने मित्र के घर से दूसरे नगर से लौट रहा था कि चारुदत्त की नजर उस पर पड़ी। अरे यह तो चंद्रसेन है। यह टापू से लौट आया और इतनी सुंदर लड़की से विवाह भी कर लिया। अब तो यह पहले से भी अधिक धनी लग रहा है। तभी चारुदत्त ने कुछ सोचा, चंद्रसेन तो बहुत सीधा है, इसे एक बार और ठगना चाहिए, और इस बार तो पहले से भी अधिक धन हाथ लगेगा। मन ही मन चंद्रसेन को ठगने की योजना बनाकर चारुदत्त अगले दिन उसके घर जा पहुंचा। भैया चंद्रसेन, तुम आ गए। तुम्हें देखकर मुझे जितनी खुशी हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। भैया, मैं तो तुमसे जीवन में दोबारा मिलने की आस ही छोड़ बैठा था। आश्चर्य तो मुझे तुम्हें देखकर हो रहा है। आखिर तुम मुझे टापू पर बेहोश छोड़कर कहाँ भाग गए थे। भैया कुछ मत पूछो, मैं तो भारी मुसीबत में फंस गया था। तुम्हारे बेहोश होने पर वहां एक भयंकर राक्षस आ गया। वह राक्षस तुम्हें खाने लगा तो मैंने उसे रोका। नहीं, मैं तुम्हें अपने मित्र को नहीं खाने दूंगा। तुम चाहो तो मुझे खा जाओ, मेरे प्राण ले लो। तुम्हारे मित्र को खाकर मैं तुम्हें भी खाऊंगा। लेकिन यदि तुम अपने मित्र के प्राण बचाना चाहते हो तो मुझे बहुत सा धन ला कर दो। मैं जानता था कि लक्षद्वीप पर ऐसे वृक्ष हैं जिन पर सोने चांदी के फल लगे हैं। मैंने राक्षस से कहा, पड़ोस के टापू पर सोने के फल लगे, मैं तुम्हें वह फल लाकर दे देता हूँ। नहीं, वह सारे फल तो मेरे हैं। मैंने उन पेड़ों को लगाया था। तुम पहले भी 2 बार मेरे फल तोड़कर ले जा चुके हो। जल्दी से धन लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे मित्र को मार दूंगा। तभी मैं तुम्हारी नौका लेकर तुम्हारे घर पहुंचा और तुम्हारी माँ से सभी कीमती वस्तु लेकर आया। वह वस्तु राक्षस को देकर मैंने तुम्हारे प्राण बचाए। ओ मित्र, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेहोशी से उठने पर तुम मुझे टापू पर मिले क्यों नहीं। चंद्रसेन, यही तो मैं तुम्हें बताने जा रहा था। वह राक्षस बहुत दुष्ट निकला। मुझसे सारा धन लेकर उसने मुझे उठाकर टापू से यहाँ नगर के किनारे पर फेंक दिया। भैया, तुम्हारे साथ जाने से मेरा व्यापार भी चौपट हो गया और मैं दर दर का भिखारी बन गया। चारुदत्त की बातों पर चंद्रसेन को विश्वास हो गया। कोई बात नहीं चतुरसेन, जो होना था सो गया। अब तुम कोई चिंता न करो, मेरे साथ मेरे घर में रहो। भगवान ने चाहा तो कुछ ही दिनों में तुम पहले की तरह धनी बन जाओगे। भैया, मैं तुम्हारे उपकार का बदला कैसे चुकाऊंगा। चारुदत्त का नाटक काम कर गया। बस फिर क्या था। चारुदत्त का चक्कर फिर चलने लगा। वह चंद्रसेन के साथ मजे से रहने लगा। उसे चंद्रसेन की जादुई माला के बारे में भी पता चल गया था। एक दिन, भैया चंद्रसेन, ऊंचे पर्वत की एक गुफा में एक बहुत बड़े सन्यासी रहते हैं। यदि हम उन्हें किसी तरह प्रसन्न कर सके तो वे हमें पलक झपकते करोड़पति बना देंगे। सारा घर सोने चांदी से भर देंगे। तो फिर इसमें सोचना क्या, तुरंत उनके पास जाकर बहुत सा धन ले आओ। हमें व्यापार के लिए धन की बहुत जरूरत है। चंद्रसेन, सन्यासी बाबा के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है। पहाड़ पर चढ़कर उनके पास पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। अरे तुम उनके पास पहुंचने की कोई चिंता नहीं करो। मैं तुम्हें माला की सहायता से पलक झपकते
वहां पहुंचा देता हूँ। बस तुम एक बार मुझे उस गुफा तक पहुंचा दो, फिर यह माला और सारा धन मेरा होगा। अपनी योजना की प्रारंभिक सफलता देखकर वह मन ही मन खुश हो उठा। अगले पल ही चंद्रसेन माला की सहायता से चारुदत्त का हाथ पकड़े आकाश में उड़ रहा था। अरे सचमुच यह तो जादुई माला है। कुछ ही देर में दोनों ऊंचे पहाड़ की गुफा के द्वार पर पहुंच गए। चंद्रसेन, यही वह गुफा है, आओ हम दोनों अंदर चलकर सन्यासी बाबा के दर्शन करें। गुफा में अंदर जाने पर कोई नहीं मिला तो चंद्रसेन ने हैरानी से पूछा, चतरसेन, यहाँ तो सन्यासी का कोई नामो निशान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सन्यासी बाबा को यही होना चाहिए था, शायद वह किसी काम से बाहर गए हों, इसलिए हम दोनों यहाँ पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत देर तक दोनों प्रतीक्षा करते रहे। सन्यासी ने वहां नहीं आना था, सो नहीं आया, लेकिन चंद्रसेन को नींद अवश्य आ गई। चंद्रसेन तो बहुत गहरी नींद में सोया जान पड़ता है। बस यही सबसे अच्छा मौका है, इसके गले से माला उतारूं और यहाँ से 9 तो 11 हो जाऊं। अगले पल चारुदत्त ने चंद्रसेन के गले से माला उतारी और स्वयं माला पहनकर नगर की ओर उड़कर चल दिया। हा हा हा। अब चंद्रसेन यहाँ पर भूखा पैसा मरेगा और मैं उनकी सारी संपत्ति लेकर माला की सहायता से कहीं दूर भाग जाऊंगा। अरे चंद्रसेन की सुंदर पत्नी यामिनी के बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं। यदि मैं उसे राजकुमार की भेंट कर दूं तो वह मुझे बहुत सा धन देगा। यह सोचकर चारुदत्त चंद्रसेन के घर की छत पर उतरकर यामिनी के पास पहुंचा। वह मन ही मन पूरी योजना बना चुका था। चतरसेन, तुम सेठ जी के साथ गए थे और अकेले लौट कर आए हो, उन्हें कहाँ छुड़ाए हो? भाभी जी, सेठ जी को राजकुमार ने अपना मेहमान बनाया है, वह तुम्हें भी महल में बुला रहे हैं, तभी तो उन्होंने मुझे यह माला देकर भेजा है। भोली भाली यामिनी चारुदत्त की चालाकी को नहीं समझ सकी और जल्दी से सज धज कर उसके साथ महल की ओर चल दी। कुछ ही देर में वह महल में पहुंच गए। चारुदत्त यामिनी को राजकुमार के पास ले गया तो वह उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध होकर रह गया। इतनी सुंदर युवती मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। यह तो उसे स्वर्गलोक की कोई अप्सरा है। राजकुमार जी, मेरी ओर से भेंट स्वीकार करें। अभी आपके महल में ही रहेगी। हमें तुम्हारी भेंट स्वीकार योग, हम तुम्हें इसके बदले में बहुत धन दौलत देंगे। अरे चतरसेन, यह सब क्या कह रहा है? चारुदत्त यामिनी को वहीं छोड़कर और राजकुमार से बहुत सा धन लेकर चला गया। कुछ देर के बाद यामिनी ने चंद्रसेन के बारे में पूछा तो, हम किसी चंद्रसेन को नहीं जानते। अब तुम यही महल में रहोगी और हम तुमसे विवाह करके तुम्हें अपनी रानी बनाएंगे। यामिनी, लेकिन मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। मेरा विवाह चंद्रसेन के साथ हो चुका है। यामिनी, तुम्हें मेरे साथ विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगा। मुझे बंदी बनकर रहना स्वीकार है, लेकिन मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। जब यामिनी किसी तरह भी विवाह करने को तैयार नहीं हुई तो राजकुमार ने उसे महल के एक कक्ष में बंदी बना दिया। उधर चंद्रसेन का सारा धन धोखे से ले जाकर चारुदत्त बहुत ठाट बाट से रह रहा था। वाह बेटा चारू, तूने भी क्या किस्मत पाई है। इस माला का स्वामी पहाड़ की गुफा में भूखा मर रहा होगा और तू यहाँ सुंदरियों के साथ मौज कर रहा है। कुछ दिन ऐसे बीत गए। एक दिन यामिनी ने कुछ सोचा, यह सब उस दुष्ट चतरसेन ने किया है। उसी ने धोखे से मेरे पति से माला छीनी है और उसी ने मुझे राजकुमार के चक्र में फंसाया है। लेकिन अब मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बदला लूंगी कि उसकी 7 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। मन ही मन कुछ सोचकर यामिनी ने राजकुमार को अपने कक्ष में बुलवाया। जब राजकुमार वहां आया तो उसने कहा, राजकुमार, मैं तुमसे एक शर्त पर विवाह कर सकती हूँ। कौन सी शर्त यामिनी? जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। मेरे पति के पास एक माला थी, वह माला अब चित्तरसेन के पास है। यदि वह माला तुम मुझे ला कर दो तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। राजकुमार ने तुरंत कुछ सैनिकों को चारुदत्त के घर भेजा। सैनिक उसे जबरदस्ती माला छीन कर ले आए। राजकुमार ने माला यामिनी को दे दी। बस अब आप तुरंत विवाह की तैयारी कीजिए, कल मैं आपसे विवाह करूंगी। राजकुमार मन ही मन खुश होता हुआ बाहर चला गया। राजकुमार के बाहर जाती यामिनी ने माला से कहा, माला, मुझे तुरंत मेरे पति चंद्रसेन के पास ले चलो। और माला उसे उड़ाकर ऊंचे पर्वत की गुफा की ओर ले चली। कुछ ही देर में यामिनी चंद्रसेन के पास पहुंच गई। यामिनी, चंद्रसेन ने फिर मुझे धोखे से ठगा है। स्वामी, उसने आपको नहीं, मुझे भी मुसीबत में फंसा दिया था, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से बचकर निकल आई हूँ। यह कहकर उसने सारी कहानी सुना दी।
और फिर माला की सहायता से यामिनी को घर पहुंचाकर चंद्रसेन चतुर्सेन के घर की ओर उड़ चला। कुबेर की इस वेशभूषा में चतुर्सेन को ऐसा मजा चखाऊंगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। जैसे वह चारुदत्त के घर के आंगन में जाकर उतरा, कौन है आप? डरो नहीं, मैं कुबेर हूँ। तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें माला माल करने आया हूँ। क्या आप कुबेर हैं? चारुदत्त ने तुरंत ही चंद्रसेन के पांव पकड़ लिए। यह देखकर, उठो वत्स उठो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, पर धन पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा भगवान? थोड़े समय के लिए तुम्हें राक्षस का रूप धरकर नगर की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ा होना पड़ेगा। मुझे स्वीकार है भगवान। चारुदत्त ने खुशी खुशी चंद्रसेन के निर्देशानुसार राक्षस का रूप धरा। तब उसका हाथ पकड़कर चंद्रसेन आकाश में उड़ गया। ओ, मेरी तो किस्मत ही खुल गई, साक्षात कुबेर मेरे साथ हैं। वह चारुदत्त को लेकर नगर की सबसे ऊंची मीनार पर उतरा। चारुदत्त, जब तक मैं वापस न लौटूं तुम्हें इसी मीनार पर इसी रूप में खड़े रहना है। मैं शीघ्र ही धन संपत्ति लेकर तुम्हारे पास वापस लौटूंगा। जो आज्ञा कुबेर। चारुदत्त को मीनार पर छोड़ चंद्रसेन वहां से उड़ गया। अब वह नगर के ऊपर उड़ उड़कर चिल्ला चिल्लाकर घोषणा करने लगा। नवरंगपुर के वासियों, मैं देवलोक से आया देवदूत हूँ। आज तुम्हारे ऊपर नगर की सबसे ऊंची मीनार से एक मार भयानक रोग गिरेगा। वह राक्षस के रूप में है, उसे मीनार से नीचे न गिरने देना। यदि ऐसा हुआ तो नवरंगपुर राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। वह राक्षस आकाश से नगर की मीनार पर उतर आया है। इतना कहकर चंद्रसेन उड़ता हुआ लोगों की दृष्टि से ओझल होने लगा। इधर चंद्रसेन की घोषणा सुनते लोगों में खलबली मच गई। ओह, अब क्या होगा? हमें शीघ्र ही मीनार के पास पहुंचकर वास्तविकता मालूम करनी चाहिए। लोगों की भीड़ शीघ्र ही मीनार के चारों ओर इकट्ठी होगी। अरे, यहाँ तो सचमुच ही मीनार पर राक्षस खड़ा हुआ है। मीनार के चारों ओर आग लगा दो, जिससे महारोग रूपी राक्षस नीचे गिरे तो आग में जलकर भस्म हो जाए। शीघ्र ही मीनार के चारों ओर आग लगा दी गई। ओह, अब मैं क्या करूं? कुबेर तो अभी तक धन लेकर वापस नहीं लौटे। तभी फर्राटे से उठता हुआ चंद्रसेन उसके ऊपर से गुजरा। वत्स, मुझे खेद है, भगवान ने तुझे धन देने से इनकार कर दिया है। उन्हें पता चल गया है कि तू ठग है। अब तुझे इसी रूप में इस मीनार पर रहना पड़ेगा। क्या? हाँ वत्स, अब यही तेरी नीति है। यह कहकर चंद्रसेन उड़कर दूर चला गया। अब चारुदत्त की सिट्टी फिटी गुम हो गई। तभी उसका पाँव मीनार से फिसल गया। वह नीचे की ओर मुंह कर भयभीत सा चिल्ला उठा। लोगों, मैं मीनार से गिर रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ। नीचे खड़े लोग उसकी पुकार सुनकर हंसते हुए बोले, अरे गिरता तो गिर जा, हमने तेरे लिए तो आग जला रखी है। राक्षस गिर रहा है, मारो मारो। अगले पल चारुदत्त आग की लपटों में गिरकर जलने लगा। धड़ाम। ओह ओह। राक्षस आग में कूद गया। अब वह आग में जलकर भस्म हो जाएगा। हा हा हा। राक्षस कैसे गिड़गिड़ा रहा है। तभी वहां बेस बदलकर चंद्रसेन आ पहुंचा। वह चारुदत्त से बोला, कहो वत्स, कैसा महसूस कर रहे हो? यह सुनते जलता हुआ चारुदत्त चौंका। तो चंद्रसेन, तुमने सही पहचाना धूर्त। मैं कुबेर भी हूँ और चंद्रसेन भी। तुमने चालाकी से मुझे ठगा था, सो मैंने भी छल से काम लेकर तुमसे अपना बदला ले लिया है। अब तुम जीवित आग में जल जाओगे, यही तुम्हारी सजा है। चंद्रसेन, मुझे बचाओ। मैं वादा करता हूँ कि ठगी का धंधा छोड़ दूंगा। चारुदत्त की पुकार का चंद्रसेन पर कोई असर नहीं पड़ा। शीघ्र ही वह जलकर भस्म हो गया। तब चंद्रसेन अपने घर लौट आया। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।